ट्वेल्थ क्लास बेटा वेलकम अगेन जी। तो यार मॉडर्न फिजिक्स अपनी चल रही है, उसमें हमने बोला था दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि अपना कवर अप हो गया यार। लास्ट लेक्चर हमारा एक्सरेज था, वो भी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बीच में मानते हैं हम लोग। अब उसका सेकेंड पार्ट बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई। यार इसके भी अगर दो पार्ट कर दें तो एक एटम हो गया, एक हो गया न्यूक्लियाई। फर्स्ट वी विल टेक अप डिस्कशन ऑफ एटम, उसके बाद फिर न्यूक्लियाई पर यानी न्यूक्लियस पर चलेंगे। तो हमने आज की हेडिंग जो है वो एटम ही रखी है। 3 दिन इसको कवर अप करने में लग सकते हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आज की हेडिंग डाल लो बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई, मेन हेडिंग डाल लो एटम एंड न्यूक्लियाई, क्योंकि अगर हम चैप्टर देखेंगे बुक्स में तो इट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। उसका फर्स्ट पार्ट यानी एटम हम पहले टेकअप करने जा रहे हैं बेटा। अब ये पता ही है, एक एटम होता है भैया, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर एटम की स्टडी कर रहे हो तो एटम हेडिंग के अंदर आ गया। अगर न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्या रिएक्शन होती हैं, तो बेटा न्यूक्लियाई वाला जो पार्ट है उसमें आ जाएगा। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म हो गया। एक न्यूक्लियस है तो उसको न्यूक्लियस बोल देंगे, एक से ज्यादा है तो उसको न्यूक्लियाई कह देते हैं। तो तभी इसकी हेडिंग क्या बनती है, एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है जी। तो आज की हेडिंग एटम एंड न्यूक्लियाई मेन हेडिंग, उसमें फिर आपकी सब हेडिंग क्या आ जाएगी, एटम। अपनी 2 या 3 दिन तक हेडिंग क्या चलेगी, अब एटम ही चलेगी। प्लूरल में भी लिख सकते हो एटम्स, यहां हमने क्या लिख दिया, सिंगुलर में एटम लिख दिया। ओके अब बेटा सिलेबस के हिसाब से हमने एटम वाला जो पार्ट है उसमें करना क्या है। पहली बात, हमने इसमें एक रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 9वीं कक्षा से शुरू हो जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक तो वो टेकअप करना है, क्वेश्चन आ जाता है उस पर। और दूसरा बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। एक हमने पूरा का पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी करना है, ठीक है। तो 2 बातें करनी है हमने, एक बोहर एटॉमिक मॉडल और एक रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एटम पढ़ रहे हैं हम, तो बेसिकली हमें डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की बात करनी पड़ती है ना। सबसे पहले कहते हैं, जैसे अब हम बात करें एटॉमिक मॉडल्स की, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहते हैं जी, एक डाल्टन नाम का बंदा था, उसने दिया डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। कौन सा जी, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अब डाल्टन ने क्या बोला कि जी एटम जो है वो तो इंडिविजिबल है, उससे मिलकर सारा मैटर बन जाता है। एटम्स को अरेंज करते जाओ, स्फेरिकल शेप के हैं, इंडिविजिबल है, उसको अरेंज करते जाओ मैटर बन जाता है। तो उसने एटम इंडिविजिबल ऐसा बोला, लेकिन जल्द ही एटम भी डिविजिबल हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होने लग गई, न्यूक्लियस की बात होने लग गई। यानी एटॉमिक मॉडल जो डाल्टन का था वो तो वैसे ही पहले ही शुरू में क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, है ना। अब जो फिलहाल चल रहा है वो न्यूक्लियस व्यूक्लियस। इससे पहले खैर एक और मॉडल दिया, एक बंदा था जे थॉमसन। अब इसने अपना मॉडल दिया कि ना भाई ना, ऐसे इंडिविजुअल नहीं होता, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला होता है, बीच बीच में कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो पुडिंग में बीच बीच में हमने वो ड्राई फ्रूट्स लगाए हों, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया, या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना गया। कि भैया वो जो तरबूजा होता है ना, वाटरमेलन, उसको बीच से काट दो तो चारों तरफ लाल लाल लाल, बीच में काले 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 बीज। अब वो कहता है ऐसा होता है एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, कि चारों तरफ वो जो लाल लाल है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में ये जो काले काले दिखाई दे रहे हैं ना बीज, ये
इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, नेगेटिव चार्ज है। चलो लोगों ने माना, पहले इसको माना, फिर कहते चल ठीक है ये गलत था, इसको मानने लग गए। उसके बाद भाई रदरफोर्ड ने खैर खुद नहीं किया था, उसके दो एसोसिएट्स थे, जीजर एंड मर्सडन। कौन से भाई? जीजर एंड मर्सडन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, खैर नाम रदरफोर्ड का ही चलता है, इसको रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जीजर एंड मर्सडन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि रदरफोर्ड के नाम से ज्यादा मशहूर है, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब यार ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके कंक्लूजन में क्या आ गया? अगला मॉडल जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोला गया, इसने फिर न्यूक्लियस की बात की। वो कहता है ना भाई ना, थॉमसन तेरा मॉडल ठीक नहीं है, पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन ये तू कह रहा है ना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, लाल 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 चारों तरफ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। ना भाई ना, कहता ये सही नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल सेंटर पे। ज्यादातर जगह तो एटम की क्या है, खाली पड़ी हुई है, और इलेक्ट्रॉन उसके आले दुआले गेड़ियां लगाते रहते हैं। तो इसने एक नया कंसेप्ट दे दिया, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दे दिया। कहता सारा चार्ज न्यूक्लियस में है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उसके आले दुआले घूमते रहते हैं। अब ये जो एटॉमिक मॉडल बना, ये क्या हो गया? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसमें भी कमियां आई। इनकी कमियों को पूरे करते करते बोहर्स एटॉमिक मॉडल आ गया। ठीक है, आज की डेट में क्या चलता है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इसकी कमियां इसने पूरी की, आज की डेट में ये चल रहा है। अब इसमें भी कई लिमिटेशंस हैं, लेकिन खैर इसके बाद अगला एटॉमिक मॉडल किसी के नाम से बोला नहीं गया। हाँ, इसकी लिमिटेशन जरूर डिस्कस कर ली जाती होती हैं या बताई जाती हैं कि भैया इसकी ये लिमिटेशन है, इसमें भी ये कमी है। तो ये एटॉमिक मॉडल्स हैं जी डिफरेंट। हमने एटम में यही कुछ पढ़ना होता है। अब ये थोड़ी ज़्यादा बेसिक बात हो गई, तो इसको तो हम कुछ टेकअप करने वाले नहीं है। जे थॉमसन भी बस पढ़ लिया यार, बचपन से तो पढ़ रहे हो, इसको भी नहीं टेकअप करने वाले हम। जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये अपने सिलेबस में है, ये हमें टेकअप करना पड़ेगा। आज का टारगेट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है, यानी कि जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट ही है। उसके बाद फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके न्यूमेरिकल वगैरह करते करते हमें 2 दिन लगेंगे, यानी 2 दिन हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए रख रहे हैं, यानी 3 दिन में काम कवर अप। आज का टारगेट जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ज्यादा डिटेल में बेटा घुसकर नहीं बताएंगे, मेन बातें बता देंगे, क्योंकि नई बात यह भी नहीं है यार, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग नाम नया है। इससे पहले इसको हम जीजर-मर्सडन के नाम से तो नहीं जानते, हम इसको रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं। तो नाम बेटा बस नया आ गया। एनसीईआरटी बुक में इसको जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट ही लिखा हुआ है। 2008 में, यानी आज से 12 साल पहले, है ना, 2008 में सिलेबस चेंज हुआ था। उससे पहले मेरे ख्याल से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता नहीं था सिलेबस में, उन्होंने ऐड कर दिया, और एनसीईआरटी बुक में ना इसको जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से लिखा हुआ है। और 2008 के सीबीएसई के एग्जाम में ये जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से आ गया कि जी एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट, मतलब ड्रॉ
ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स ऑफ जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट। अब भैया 90% जनता को, अब हमने उस साल सीबीएसई के पेपर चेक किए तो 90% बच्चों को ये क्वेश्चन पता ही नहीं लगा कि जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट कौन सा आ गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। पहले एक ना डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट होता था सिलेबस में, हमने इस बार किया नहीं। वो जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन किया ना, तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, वो उस वक्त सिलेबस में होता था। मैं कह रहा हूं 90 से भी ज्यादा 95% ही बच्चों ने वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ही कर दिया वहां पर। अब जीजर-मर्सडन पहले सुना ही नहीं होता था। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे यार हमने भी कभी जीजर-मर्सडन के नाम पे जोर देकर इसको कराया नहीं था। वो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही बोल देते थे। लेकिन भाई सीबीएसई वालों ने जब से एक बार एक्सप्लेन जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट नाम से क्वेश्चन डाल दिया, तब हम भी जोर लगा के बताते हैं कि भैया ये रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ही जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करवाया था इसने, रदरफोर्ड ने, किनसे? जीजर एंड मर्सडन से। नाम चलता है ज्यादा किसका? रदरफोर्ड का। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए सीबीएसई वालों को कि जिन्होंने एक बार क्वेश्चन डाला और उसके बाद इसको जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से बच्चों में प्रचलित किया जाने लगा और बच्चे भी इसको अब जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं। हाँ, रदरफोर्ड का नाम तो फिर मिट नहीं सकता ना। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भैया जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट कहते, तो हेडिंग डाल लो, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, ओके। है कुछ नहीं इसमें, मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा डिटेल में घुसकर नहीं बताऊंगा, ओवरऑल आपको आइडिया दे दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। इसको हम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी लिख ही देते हैं यार। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अब सबसे पहले तो यार ये समझो कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज होगा। अब बेटे जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो कुछ बेटा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कई तरह के पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स नाम के दो पार्टिकल होते हैं। तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो तीन तरह की चीजें निकालता है। ये को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एक वो निकालेगा अल्फा पार्टिकल, एक निकालेगा बीटा पार्टिकल और तीसरा गामा रेज। अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम नहीं है, वह हीलियम जैसा ही है, आता न्यूक्लियस के अंदर से है। हीलियम तो बाहर की बात है, यह न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, लेकिन बस बिल्कुल हीलियम ही है। एटॉमिक नंबर इसका 2 होगा, मास नंबर इसका 4 होगा और इस पे चार्ज कितना होगा? 2+। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर को बात करनी हो तो एक बात कह दो, इट इज ए डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। क्या है? बेसिकली इट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। चार्ज इस पे 2+, मास नंबर इसका 4 लेना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इसका 2 लेना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो ज्यादा मास नंबर और चार्ज की जरूरत पड़ेगी। बीटा पार्टिकल बेटा इट इज ए फास्ट मूविंग
इलेक्ट्रॉन। एक बीटा पार्टिकल जो होता है बेसिकली इट इज ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, जो मास इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में फर्क है, लेकिन एक बार बीटा पार्टिकल बाहर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में कोई फर्क नहीं बता सकते तुम। बीटा पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन वाली सारी प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं, बस थोड़ा सा फास्ट मूव करता है। और गामा रेस तो बेसिकली क्या है वो पता ही है तुम्हें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है कि गामा रेस हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। तो यार रेडियो एक्टिव मटेरियल 3 तरह के पार्टिकल एमिट करते हैं, जिनमें से कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। फिलहाल हमें अल्फा की जरूरत है। अल्फा पार्टिकल को अल्फा से डिनोट करते हैं, चार्ज इस पे 2+ लेना है और मास नंबर इसका 4 एटॉमिक मास यूनिट लेना है जब जरूरत पड़े तो। ओके, अब आते हैं किस पे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या चीज। अब इसको बेटा हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट, जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे तो पहली बात जो हम इसमें करेंगे, हम इसका क्या देखेंगे यार, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है जी, एक हमने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टडी करना है। दूसरे नंबर पर कि इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, यानी जीजर और मार्जन ने ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्वेशंस। और तीसरे नंबर पर उन ऑब्जर्वेशन से इसने कंक्लूजन क्या निकाला। 3 बातें। उसके बाद इन पे बेस पे उसने एटॉमिक मॉडल दे दिया, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से चला। फिर उसकी लिमिटेशन 1-2 डिस्कस करनी होगी, वो कर लेंगे। ओके, तो अगर मैं जो अपनी हेडिंग है जीजर-मर्जन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें फिर हमने 3 बातें करनी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमने बता ही दिया। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका सिंपल ही है कि एक क्या की भैया, इसने गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल बहुत पतली, 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की, यानी माइक्रोमीटर से भी छोटी चलेगी। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल कंसीडर करनी है, इतनी पतली कि हम एज्यूम कर सकें कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। फॉइल तो समझते ही हो, वो जो एल्युमिनियम फॉइल नहीं होती रोटियां लपेटने वाली, और बहुत पतली होती है। अब गोल्ड की फॉइल एल्युमिनियम की जगह किसकी बना देनी है भाई, गोल्ड की फॉइल बना दी, इतनी पतली कि हम एज्यूम कर सके कि इट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, कि बस गोल्ड के एटम्स की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरे एटम ही नहीं है। हम पतली कोई भी शीट बनाएंगे तो उसमें 1 लेयर, 2 लेयर, कई लेयर हो सकती हैं। हम ये एज्यूम करके चलेंगे इट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। तो कुछ नहीं, उसने एक गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। अब अल्फा पार्टिकल कहां से लाएगा, को रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया उसने, रेडियम होता है, एक रेडियम होता है, रेडियम भी अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, या एक बिस्मथ होता है, वो भी अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो इसने क्या किया, अल्फा एमिटर्स लिए। अल्फा एमिटर मतलब ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर सके। ठीक है जी, तो इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स कंसीडर किए, उनको गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराया। अब अल्फा पार्टिकल्स एनर्जेटिक थे थोड़े, वो गोल्ड फॉइल को पार करके निकले, और कितने पार करके निकले उसको डिटेक्ट करने का एक क्या लगा लिया उसने, सिस्टम सा लगा लिया। तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो भैया सबसे पहली बात क्या करने जा रहे हैं हम, इस जीजर मार्जन एक्सपेरिमेंट हेडिंग थी, हमने मिटा दी, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। भैया नोट्स आपके सामने हैं, अपने अपने नोट्स स्टडी कर लेना। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बेसिकली
क्या किया जी, एक अल्फा एमिटर कंसीडर किया। ये लेड की कैविटी बनाई। लेड की कैविटी इसलिए क्योंकि भाई ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं कई तरह की रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो वो हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए लेड की क्या ले ली, कैविटी ले ली कि बस एक छोटा सा पोर्शन छोड़ा जहां से कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट निकल कर आएंगे। ठीक है, आगे फिर वही बात, इधर उधर ज्यादा वेस्ट ना हो, फिर से एक लेड का बैरियर लगाया और बस उसके सामने थोड़ी सी क्या रखी, ओपनिंग रखी, ताकि अल्फा पार्टिकल एक बीम के रूप में आगे बढ़ सके। तो ये लेड कैविटी हो गई यार, लिख लेना इसके नीचे, ये लेड कैविटी, बीच में अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। ये फोकसिंग करने के लिए कॉलीमीटर बोल दिया इसको। ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम बिल्कुल फोकस होकर पहुंची, यहां पर गोल्ड फॉयल हो गई, पतली सी गोल्ड फॉयल, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या किए, बम्बार्ड किए। और उसके बाद आगे अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का पूरा क्या लगा दिया, सिस्टम लगा दिया। ये क्या हो गया, चारों तरफ लगाया जाता है एक्चुअली, जो इसको डिटेक्ट करने का सिस्टम लगाया ना, चारों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा, ताकि पता लग जाए कि कोई टकरा के वापस तो नहीं आ गया। तो इसको जो डिटेक्ट करने का सिस्टम लगेगा बेटा, वो बेसिकली इसके एंड चारों तरफ होना चाहिए, क्योंकि इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, आगे कितने पहुंचे ये भी देखना है, यहां कितने पहुंचे ये भी देखना है, यहां कितने पहुंचे ये भी देखना है, यार कुछ पीछे तो नहीं पहुंच गए, वो भी चेक करना है। तो पूरा का पूरा चारों तरफ इसने डिटेक्टर लगवा दिया। ठीक है, डिटेक्टर के फॉर्म में बस ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिस पे अल्फा पार्टिकल पड़े तो कुछ ना कुछ क्या हो, डिटेक्शन हो। तो इसके चारों तरफ यार एक सिस्टम से लगाकर इसके अंदर वाली साइड एक स्पेशल मटेरियल की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का यूज किया था, ZnS। किसका यूज किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ठीक है, ZnS स्क्रीन बोलते हैं इसको। तो ये स्क्रीन है जो डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर वाली साइड पे किसकी कोटिंग है, ZnS यानी जिंक सल्फाइड की। ये क्या होगी तुम्हारी, गोल्ड फॉयल। ये क्या हो गया, कॉलीमीटर नहीं, सॉरी, लेड कैविटी। ठीक है जी, ये होगी तुम्हारी लेड कैविटी और बीच में क्या है, अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक है जी, ये हो गई आपकी कैविटी। और बीच वाला क्या हो गया बेटा, ये हो गया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये ओवरऑल क्या हो गया, इसको हम कह रहे हैं ZnS स्क्रीन। तो फर्स्ट पार्ट क्या था तुम्हारा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यार नोट्स में से देख लेना, ऐसा बनाना है तो ऐसे ही बना देना। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। तो ये अल्फा पार्टिकल
का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या जीजे मर्सन एक्सपेरिमेंट का बेसिक सेटअप हो गया कि जी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, उसकी बीम के रूप में गोल्ड फॉइल पे डाला। अब गोल्ड फॉइल पे डालेंगे, मैंने बोला इतनी पतली लेयर है कि सिंगल एटम्स की लेयर है, उस पर डालेंगे और आगे कितने पहुंचेंगे ये क्या कर लिया, स्टडी कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। किसकी हेल्प से? इस ZNS स्क्रीन की हेल्प से। अब ZNS स्क्रीन की खास बात है कि इसके अंदर वाली साइड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल आकर पड़ते हैं ना भाई, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है जिसको सिंटिलेशन कहते हैं, SCINTI, सिंटिलेशंस। अब वो सिंटिलेशन होंगी, फ्लैश ऑफ लाइट होगा, उससे ऑब्जर्व हो जाएगा कहां कहां अल्फा पार्टिकल्स पहुंचे थे। चारों तरफ इसलिए लगाना पड़ता है भैया, सामने भी पहुंचते हैं, इधर भी पहुंचते हैं, इधर भी पहुंचते हैं, कुछ इधर भी पहुंचते हैं। हर जगह पर स्टडी करने के लिए क्या लगा रखा है, ZNS स्क्रीन। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये बनाकर उसके नीचे इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना चाहिए। अब अगली बात, सेकंड पार्ट इसका कि ऑब्जर्वेशंस क्या हुई। अगली बात, तो अगली बात बेटा यार ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस क्या हुई? अब ऑब्जर्वेशन सिंपल है, पढ़ा ही होगा कि पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, बाकी बेटा नोट्स में से देख के लिखना सब कुछ। कि एक बात ऑब्जर्वेशन में ये आई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस रीजन में पाए गए, ज्यादातर इस रीजन में। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग द गोल्ड फॉइल। दे गोल्ड फॉइल थी चारों तरफ, ज्यादातर इस रीजन में पाए जा रहे हैं, इसमें यहां सिंटिलेशन हो रही है। तो क्या पॉइंट निकला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो पास ही होते हैं। मैं लिखूंगा नहीं भाई, अपने आप लिख लेना, ठीक है। बाकी नोट्स आपने देखने हैं, मैंने समझाना है यहां पर। तो पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द गोल्ड फॉइल, यहां पे पहुंचे। यूज करेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब देख अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं ना, अगर यहां पर पहुंचते हैं बिल्कुल यहां पर, तो हम कहेंगे उनकी कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। अगर यहां पहुंचते हैं, यहां से मान लो ऐसे आकर वो इधर पहुंचे, तो मतलब उनका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। सीधा पहुंचेगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 माना जाएगा। अगर मुड़ गया तो ये जितना भी एंगल से मुड़े यार, इसको क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग माना जाएगा। अच्छा, कुछ यहां पर भी पहुंचेंगे तो ये जितनी, अच्छा कुछ यहां पर भी पहुंचे, कुछ यहां पर भी पहुंचे, कुछ बिल्कुल उल्टे भी पहुंचे हैं। जो जितना सीधा पहुंचेगा, अगर यहां सिंटिलेशन आई मतलब अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचा, मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग उसका क्या है, 0। यहां तक पहुंचा तो जितना भी एंगल ऑफ स्कैटरिंग मान ले 45 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग 45 डिग्री। यहां पहुंचा तो कितने एंगल से स्कैटर हुआ है, मान ले 75 डिग्री। अगर वो पीछे पहुंच रहा है तो 120 डिग्री, बिल्कुल पीछे पहुंच गया तो उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री माना जाएगा। तो मतलब अलग अलग जगह पर ऑब्जर्व किया गया और एंगल ऑफ स्कैटरिंग नोट किया गया कि यार 0 एंगल से स्कैटर होने वाले कितने हैं, मतलब सामने पहुंचने वाले कितने हैं, 10 डिग्री वाले कितने हैं, 20 डिग्री वाले कितने हैं, 180 डिग्री वाले कितने हैं। तो कंक्लूजन ये निकल कर आया जब ऑब्जर्व किया कि यार ज्यादातर तो यहीं पर है, मोस्टली 90% अल्फा पार्टिकल इस रीजन में पाए जा रहे हैं। या तो 0 एंगल ऑफ स्कैटरिंग है या 10, 20, 30 इस रीजन में पाए जा रहे हैं। 120 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री वाले अल्फा पार्टिकल भी बीच में इक्का दुक्का पाए गए, लेकिन बहुत कम। तो फिर बोलता हूं ज्यादातर तो पास ही हो गए, मतलब सामने निकले, बहुत कम एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर।
ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाले भी हैं लेकिन वो कम है, बहुत ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाले भी हैं लेकिन वो बहुत कम है। यानी सबसे कम स्कैटरिंग वाले सबसे ज्यादा हैं, ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाले बहुत कम है, 180 डिग्री वाले भी हैं लेकिन बहुत कम, मतलब कोई तो पीछे भी पहुंच रहा है स्कैटर होकर। तो इन्होंने बेसिकली यही ऑब्जर्वेशन की जो मैंने बोला, भैया उसी को पॉइंट बना के लिख देना कि जी ज्यादातर तो पास ही हो गए, उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम था, लेकिन कुछ ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाले भी थे, लेकिन 180 डिग्री एंगल पे जो स्कैटर हो जाए वो तो ना के बराबर थे लेकिन थे, ऐसे करके लिख देना। ओके, लिखने के बाद ये एक ग्राफ बनाया था इन्होंने, भाई ये जरूर बनाना, ये ऑब्जर्वेशंस में ग्राफ जरूर बनाना है। एक तरफ हमने एंगल ऑफ स्कैटरिंग कंसीडर करना है और एक तरफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व। ठीक है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किए। अब यहां पर 0 डिग्री से शुरू कर लो, ये हो गया चलो 10 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, ऐसे करके करके 180 डिग्री तक पहुंचाना है ना। इसको 10 लिख लेता हूं, इसको 20 की बजाय 40 लिख लेता हूं, इसको 80 लिख लेता हूं, इसको 120 लिख लेता हूं, इसको 110, 40, 30 का गैप डाल दिया ना, 10 के बाद क्या हो गया 40, 40 के बाद चलो चलने दो 160 और ये 180, ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल बना दिए, 180 तक लेकर जाना था, दूर दूर कर लो चाहे। ये हो गया 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, ऐसे करते करते 10 की पावर 7 या 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8 तक जा सकते हैं। तो बेटा जो ग्राफ बना वो सिंपल है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम है तो पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा पहुंच रहे हैं ना। अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है तो पार्टिकल कम पहुंच रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया। अब आपने ग्राफ बना देना ऑब्जर्वेशंस में, बाकी आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या चीज। ये थीटा क्या है बेटा जी, आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। ठीक है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व। तो उम्मीद है आप कर लोगे। तो पहले पार्ट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ, दूसरे पार्ट में ये जो इतनी डिजाइनिंग कर दी है, डिजाइनिंग मत करना, नहीं तो और ही कुछ लगने लग जाएगा। बस समझा देना हल्का हल्का, बाकी पेन से बनाकर हल्का हल्का, ये पेंसिल से बिल्कुल हल्का हल्का बना देना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। ऑब्जर्वेशन मैंने बोल दी, ऑब्जर्वेशन में मेन ये ग्राफ जरूर बना देना। ठीक है, अब तीसरी बात, कंक्लूजन हो गया, ये बातें अपनी होने वाली हैं बस। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया बता दिया, मेन ये ग्राफ बना देना। फिर आ गया कंक्लूजन। अब कंक्लूजन तो निकल ही गया, अगली बात इसका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में लिख देना कि जी ऑब्जर्वेशन कह रही है ज्यादातर तो पास ही हो रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो है एटम में वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तभी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए। अब देखो ये जो बात हो रही थी स्कैटरिंग, इतने एंगल से मुड़े, तो उसमें चक्कर क्या है
चक्कर ये है कि जी कंक्लूजन निकल रहा है ना, पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो जे थॉमसन चल रहा था ना, उसके हिसाब से तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला होता तो इक्वल स्कैटरिंग होती, लेकिन इक्वल स्कैटरिंग नहीं है, कम एंगल वाले ज्यादा हैं, ज्यादा स्कैटरिंग वाले बहुत कम है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये देखा यार ज्यादातर तो पास हो गए, मतलब एटम के अंदर का बाकी सारा स्पेस खाली है, तभी पास हो रहे हैं। वो जो जे थॉमसन वाली बात थी कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, वो तो फेल हो गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल अपना है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज आ रहे थे इनको रिपल्सन मिलती तो बैक आते, लेकिन बैक तो आ नहीं रहे, ज्यादातर तो क्रॉस हो गए। मतलब वो जो सारा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है जे थॉमसन ने बोला वो तो गलत है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यार पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला तो नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर तो सीधा ही निकल गए हैं। फिर उन्होंने बोला यार स्कैटरिंग तो हुई है, मुड़े तो हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सा हुआ है चारों तरफ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ है, स्कैटरिंग तो हो रही है। फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार स्कैटरिंग हो रही है, कम एंगल वाली बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादातर स्पेस खाली है, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो बड़े जबरदस्त तरीके से स्कैटर हो रहे हैं, चाहे वो बहुत कम है। जैसे एक आधा तो 180 डिग्री से स्कैटर होता हुआ भी आया है। इसका मतलब कि यार स्कैटरिंग हुई है, नहीं हुई तो नहीं हुई, ज्यादातर सीधा निकल गए, लेकिन जब हुई है तो कुछ की तो बड़ी जबरदस्त वाली भी हो गई है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है, और अगर बड़ी जबरदस्त वाली हुई है तो कंक्लूजन निकाला कि यार पॉजिटिव चार्ज है, वो एक छोटी सी जगह पे पड़ा हुआ है, जब तक तो साइड से निकल जाते हैं तब तक कोई स्कैटरिंग नहीं होती, बड़े कम एंगल की होती है, निकल जाती हैं। लेकिन कोई अगर अल्फा पार्टिकल सीधे उस छोटी सी जगह के पास ही पहुंच जाता है तो वहां बड़े जबरदस्त तरीके से बैक मारता है और वो 180 डिग्री से वापस आ जाता है। तो इन बातों को देखते हुए कि जी ज्यादातर पास हो गए, तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ज्यादातर जगह तो क्या है, खाली है। ठीक है, फिर कुछ की स्कैटरिंग बड़ी जबरदस्त हुई, वहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव चार्ज तो है और वो कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल प्लेस है या पॉइंट है। ठीक है जी, तो कंक्लूजन ये निकला कि जी एक एटम है, उसकी ज्यादातर जगह तो खाली पड़ी हुई है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है। यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम आ रही है जो तो इस पॉजिटिव चार्ज से दूर से निकली वो बड़ी कम स्कैटर कर रही है, बड़ी कम स्कैटर कर रही है, जितनी पास वाली है उतनी ही देखो एंगल बढ़ता जा रहा है ना स्कैटरिंग का, ज्यादा स्कैटर कर रही है जो और पास से गुजरे और स्कैटर करके, और जो बिल्कुल सीधा ही निकल लिए यार, तो उनकी स्कैटरिंग फिर बड़ी जबरदस्त वाली भी हो गई और कुछ तो बिल्कुल वापस ही आ गए। तो हर तरह के एंगल मिले, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कम एंगल वाले ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है, तो सीधा जाने वाले थोड़े ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम सा बना देना और अल्टीमेटली फिर इसको इस स्मॉल स्पेस को जहां पे सारा चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसको क्या बोला गया,
न्यूक्लियस बोला गया। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जीजर-मर्सन एक्सपेरिमेंट की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो न्यूक्लियस की खोज है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। अब अगर आप एक्सपेरिमेंटल की बात करते हो, ये जो जीजर-मर्सन एक्सपेरिमेंट, उसको तो मैं यहीं पे क्या कर दूंगा यार, कंक्लूड कर दूंगा कि आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ, कंक्लूजन में दो चार बातें लिखो जो मैंने बताई, ये डायग्राम बना देना, सॉरी ऑब्जर्वेशन में, और कंक्लूजन में ये दो चार पॉइंट लिख के ये वाला डायग्राम बना देना और न्यूक्लियस की बात कर देना और कह देना कि अल्टीमेटली इसने क्या कह दिया, अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे दिया जिसमें एक न्यूक्लियस है, ज्यादातर जगह खाली है, और रही बात नेगेटिव चार्ज की तो उसके बारे में बोला कि नेगेटिव चार्ज इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेना, ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ये डायग्राम बन जाएगा, कंक्लूजन लिख लेना, ये डायग्राम बन जाएगा, न्यूक्लियस की बात हो जाएगी, और फाइनली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो जाएगा जिसमें आप न्यूक्लियस बना देना, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए शो कर देना कि जी इसका एटॉमिक मॉडल यह है कि एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, ज़्यादातर जगह खाली होती है, और पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को बेस मानकर इसके आसपास रिवॉल्व करता रहता है। ओके जी, तो ये वाली बात तो खत्म हुई। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, वो भी आपको करवाए देते हैं। हाँ जी बेटा यार, तो जीजर-मर्सन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन कर लेना। अब इसको फिनिशिंग देते हैं यार, एक दो बातें और करनी है बस। पहली बात, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ये मैंने बीच में बात कर दी कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दम पर एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे दिया जिसमें एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं, और बहुत बढ़िया हो गया, बड़ी तारीफ हुई, नाम हुआ, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक न्यूक्लियस और उसके आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे चलकर इसकी भी क्या आ गई, लिमिटेशंस। अब इन लिमिटेशंस को वैसे तो आप पढ़ना, वैसे तो आप पढ़ लेना, एक लिमिटेशन में डिस्कस करवा देता हूं कि एक इसकी लिमिटेशन ये आ गई कि बेटा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी, तो ये चार्ज पार्टिकल है। अब एक तो ये चार्ज है, ऊपर से घूम रहा है, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर चार्जेस एक्सिलरेट हो, अगर चार्जेस क्या हो, एक्सिलेट हो, तो वो क्या करती हैं, दे एमिट ईएम वेव्स, यानी दे एमिट एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो चार्ज पार्टिकल है, उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए। अब एनर्जी एमिट करने का मतलब दे लूज एनर्जी। अब एनर्जी कोई एमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उनकी एनर्जी अपनी तो खत्म हो रही है ना। इफ दे लूज एनर्जी, तो उनका जो ऑर्बिट है उसका रेडियस छोटे होता जाना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करते रहेंगे तो इनका ऑर्बिट छोटे होता जाना चाहिए, और अल्टीमेटली इनको न्यूक्लियस में जाके अपना सर फोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन तो
अपने ऑर्बिट्स में घूमते जा रहे हैं। अब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसके हिसाब से तो अगर घूम रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, ऑर्बिट छोटा होगा, इसको अल्टीमेटली जाके इसमें सर फोड़ना चाहिए अपना, लेकिन नहीं फोड़ता, सारे के सारे ऑर्बिट स्टेबल हैं। अब इस स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ये इसकी लिमिटेशन है। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ठीक है जी। एक और कह सकते हो कि कई ना स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं, कई एटम्स द्वारा कई तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं, तो ये उन स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, उस पे एटॉमिक मॉडल आ गया, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसकी लिमिटेशन आ गई कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन सम एक्सपेरिमेंट्स। इतना याद कर लो, वही बात, ज्यादा फैल तो रहे नहीं है। ओके, इससे आपका ये भी काम खत्म हो जाता है। वैसे अपने सिलेबस में बेसिकली एटॉमिक मॉडल नहीं, एक्सपेरिमेंट ही था, वो कर लिया हमने। अब दो बातें और आती हैं इस पे रिलेटेड। एक बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक पॉइंट आएगा अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक आएगी बेटा कंसेप्ट इंपैक्ट पैरामीटर। बस बताने हैं, कभी काम आ जाएंगे। दो फार्मूले हैं, मीनिंग बताना है और एक्सप्रेशन बतानी है बेटा। तो अगर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे तो ये बात तो कर ही लेनी चाहिए। एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यार ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम था, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ये आता है और जो बिल्कुल सीधा एन सेंटर वाला था, जिसने 180 डिग्री से डेविएट होना था, क्योंकि कई तरह के थे, उनमें से एक 180 डिग्री वाले भी तो थे, तो ये 180 डिग्री वाला जाएगा और यहां से वापस आ जाएगा। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी कैसा है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही है। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो यार ये जो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो न्यूक्लियस का उसके आसपास अपना फील्ड आ जाता है ना भाई, उसने उसको ये थोड़ी है कि टच करके आएगा, दूर से ही क्या कर देना है, मोड़ देना है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितनी क्लोजली गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही आगे चलकर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बना। यही आगे चलकर ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा ही हुआ है यार ऊपर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बना। अच्छा, इसको फाइंड किया जा सकता है सिंपली। बेटा इस वक्त यहां से जब ये अल्फा पार्टिकल चला था तो इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये इसके पास पहुंचा तो पॉजिटिव ने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी शुरू हो गई। इस जगह पे जाकर पलट गया, पलटने से जस्ट पहले ये एक पल के लिए रुका, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। रिपल्शन ने इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी। यार वो कहां गई काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नाम की भी तो कोई चीज है। वो काइनेटिक एनर्जी बन गई पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की बात है। ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है बेटा, Ze, एटॉमिक नंबर Z है, और इसके अंदर प्रोटॉन है तो उनपे हर एक प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, तो Ze। और यहां पर जब अल्फा पार्टिकल पहुंचा था तो अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज है, मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल पे 2+ होता है।
तो ये दो पार्टिकल हो गए, एक Q1 और एक Q2। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी सारी की सारी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम में K Q1 Q2 बाय R होता है। यहां पे आके हुआ ना जीरो, तो ये R R0 हो गया, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक पार्टिकल तो यार अल्फा पार्टिकल ही है, और दूसरा वो गोल्ड का एटम है Zi, नीचे क्या आ गया? R0 आ गया। यहां से R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ गया 2Z ई स्क्वायर, 2Z ई स्क्वायर के नीचे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये लगभग सबकी सेम ही होती है यार, लगभग सबकी सेम ही होती है, 4 से 4.5 MeV के बीच में होती है जितने भी अल्फा पार्टिकल पाए गए हैं। तो ये लगभग सेम ही आएगा क्योंकि गोल्ड फॉइल यूज की थी। ओके जी, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही आगे चल के मैंने बोला न्यूक्लियस का रेडियस बनेगा। एक ये बात डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। यह भी ध्यान से सुनना। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब वो पैरामीटर जो ऑब्जर्व करे कि अल्फा पार्टिकल पे इंपैक्ट कितना पड़ा। अब ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, एटम हो गया। यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम में बम्बार्ड करूंगा। यार कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस लाइन पे आ रहे हैं, कुछ इस लाइन पे आ रहे हैं, कुछ इस लाइन पे आ रहे हैं, कुछ इस लाइन पे आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है ना, उसको मैग्नीफाई किया मैंने, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल की बेटा जी बीम आ रही है मान लो। अब ध्यान से सुनना, अगर अल्फा पार्टिकल की बीम होगी तो इनके पास अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन है। अब ध्यान से सुनना जी, मान लो मैं इस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये इसकी वेलोसिटी मैंने शो कर रखी है यार। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये सारे अल्फा पार्टिकल हैं यार। 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मतलब जो न्यूक्लियस के बिल्कुल आ रही है, एक्सिस, उसका एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। इससे पता लगेगा इंपैक्ट कम होगा यानी स्कैटर कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं इस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसका इंपैक्ट पैरामीटर ये। अगर मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो इसका इंपैक्ट पैरामीटर ये हो गया। जितना इंपैक्ट पैरामीटर यानी बी कम होगा उतना इंपैक्ट ज्यादा होगा। ये ज्यादा करीब जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा स्कैटर होगा। ये दूर से जा रहा है, ये कम स्कैटर होगा। दोनों के एंगल ऑफ स्कैटरिंग में फर्क हो गया। ये बिल्कुल करीब जा रहा है, इसका इंपैक्ट पैरामीटर और कम है। ये और ज्यादा क्या होगा? स्कैटर होगा, ठीक है। ये भी करीब वाला है, ये और ज्यादा क्या होगा? स्कैटर। जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना ही दूर है, उतनी स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। यानी इंपैक्ट पैरामीटर यह बताता है कि स्कैटरिंग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो बस इसको डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस। बाकी इसकी एक्सप्रेशन भी होती है बेटा इंपैक्ट पैरामीटर की। अब वो ड्राइव करना क्या है, बस डायरेक्ट याद रख लो, कभी काम आएगी। इट इज इक्वल टू 1 बाय, जैसे इसकी थी ना 1/4/2 जेड स्क्वायर बाय ई, इसकी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर
कॉट ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ई बेटा जी, 1/4 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ई। यहां पर थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, वो पहले भी मैंने बनाया था। थीटा क्या है बेटा, कितने एंगल से स्कैटर हुआ, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड हो जाएगा क्योंकि गोल्ड फॉइल यूज किया, ई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनकी एनर्जी हो जाएगी, बाकी 4πε पता ही है। तो बी इंपैक्ट पैरामीटर, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, बाकी चीजें अंडरस्टूड है। ई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये दो चीजें भी अगर हो जाएं तो अपना काम बिल्कुल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा का पूरा, उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन्स, 3 बातें, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशंस, उसके बाद ये 2 डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर। तो भैया इतना करके रखो, सिलेबस में है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।